आज हम बात करने वाले हैं डोपामाइन डिटॉक्स किताब के बारे में। राघव एक सीधा सादा इंसान था। उसके जीवन में कोई खास लक्ष्य नहीं था और उसकी जिंदगी बस रोजमर्रा के छोटे मोटे काम करके गुजर रही थी। वह दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता, वीडियो गेम खेलता और यूट्यूब टू देखता रहता। वह थका हारा महसूस करता था। उसकी जिंदगी एक अजीब उलझन में फंसी हुई थी, मानो कोई उसे अदृश्य जंजीर से जकड़े हुए हो। एक दिन उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त अमित से हुई। अमित राघव से काफी अलग था। वह केंद्रित, अनुशासित और काफी महत्वाकांक्षी था। बातचीत के दौरान अमित ने उसे थाबो उरिस द्वारा लिखी गई डोपामाइन डिटॉक्स नाम की किताब के बारे में बताया। अमित ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ये किताब पढ़ो। उन्होंने सीखा कि डोपामाइन को अक्सर एक अच्छा महसूस कराने वाला रसायन माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक जटिल है। यह हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल हमें खुशी देता है, बल्कि हमारी प्रेरणा, ध्यान और सीखने को भी नियंत्रित करता है। राघव को समझ में आया कि कैसे उसका मस्तिष्क डिजिटल विकर्षणों के कारण डोपामाइन की उच्च खुराक का आदी हो गया था। हर बार जब वह कोई नोटिफिकेशन चेक करता, संगीत 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 हो गया जीवन शैली ने आपके डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। और यह लाइन राघव के दिमाग में बस गई। उसने सोचा, क्या यह वास्तव में मेरे जीवन में केवल विनाश और तत्काल प्रशंसा, आभार है कि वह विनाश के बिना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा नहीं कर सकता है। उसने देखा कि जैसे ही वह सुबह उठता है, सबसे पहले वह अपना फोन उठाता है और फिर सोशल मीडिया पर घंटों बिताता है। उसने पाया कि डोपामाइन के उच्च उच्च स्तर के कारण उसकी प्रेरणा में भारी कमी आई है। उसे लगता है कि उसे केवल वही काम करने चाहिए जो आसान हो और जानबूझकर पुरस्कृत हो। यही कारण था कि वह कभी भी ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य शुरू नहीं कर पाया जो उसके जीवन में वास्तविक अर्थ ला सकें। उसने इस दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि उसकी आदतें ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थीं। मैं उसकी मदद कर सकता था। वह जिज्ञासु था, लेकिन साथ ही वह थोड़ा सशंकित भी था। वह किताब में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। राघव ने किताब के अगले अध्याय की ओर रुख किया, जिसका नाम था द मैकेनिक्स ऑफ ए डोपामाइन डिटॉक्स। यह अध्याय उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक ज्ञानवर्धक था। उसने सीखा कि डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि मस्तिष्क में डोपामाइन का उत्पादन बंद हो जाता है। वास्तव में यह डिटॉक्स एक तरह का रीसेट था, ताकि मस्तिष्क डोपामाइन प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सके और संभाल सके। मुरासे ने समझाया कि डोपामाइन डिटॉक्स की पहली शर्त यह है कि आपको उन गतिविधियों से दूर रहना होगा जो डोपामाइन स्पाइक्स को बढ़ाती हैं। इनमें सोशल मीडिया, टीवी शो देखना, गेमिंग और अन्य त्वरित संतुष्टि शामिल है। ये काफी मुश्किल लग रहा था। उसने सोचा, क्या मैं वास्तव में सोशल मीडिया और अपनी पसंदीदा सीरीज से बच पाऊंगा? लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, अगर मैं आज यह त्याग नहीं करता तो कब करूंगा? इन कदमों को अपने लिए एक रोड मैप की तरह पाया, जिस पर चलकर वो अपनी जिंदगी में संतुलन ला सकता था। राघव ने पहले सोचा कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करेगा। उसने अपने लिए नियम बनाया कि वो दिन में सिर्फ एक बार और एक तय समय पर ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उसे हर घंटे अपना फोन चेक करने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन उसने ये बदलाव दृढ़ निश्चय के साथ शुरू किया। अगर आपको हमारा फ्री सारांश पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं या यूपीआई के जरिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब वापस सारांश की बात करें तो पहले ही दिन जब उसने देखा कि उसके फोन पर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आ रहे हैं और वो उन्हें नजरअंदाज कर रहा है, तो उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। लेकिन उसने सोचा कि ये असहजता ही मेरे सुधार की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि उसके मस्तिष्क को उस कम डोपामाइन में भी संतुष्टि मिलने लगी थी।
कुछ ही दिनों में उसे लगा कि अब उसके मस्तिष्क की लालसाएं भी कम हो रही हैं। जहां पहले वह थोड़ा ऊब या खालीपन महसूस होते ही फोन की ओर भागता था, अब उसे अपने विचारों के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। किताब पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि इस डिटॉक्स का असली उद्देश्य मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित करना है, ताकि वह तुरंत कृतज्ञता पर निर्भर न हो जाए। राघव को एक और बड़ी बात समझ में आई। जब डोपामाइन डिटॉक्स के बाद मस्तिष्क को उन उच्च तीव्रता वाली डोपामाइन गतिविधियों से हटा दिया जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उन कम इनाम वाली गतिविधियों में रुचि लेना शुरू कर देता है, जो लंबे समय में उसके विकास के लिए आवश्यक है, जैसे पढ़ाई करना, व्यायाम करना या कोई कौशल विकसित करना। उसे लगा कि उसने पहले भी कई बार ऐसी गतिविधियां करने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा बीच में ही छोड़ देता था, क्योंकि यह उसके मस्तिष्क को स्क्रॉल करने या बिंज वॉचिंग जितना फायदेमंद नहीं लगता था। अब राघव ने एक नई रणनीति बनाई। वह अपने दिन की योजना बनाता था। वह अपने समय का एक हिस्सा उन चीजों के लिए आरक्षित करता था जिन्हें वह चुनौतीपूर्ण मानता था, जैसे सुबह उठना और थोड़ी देर पढ़ना, जो उसे पहले उबाऊ लगता था। अब डोपामाइन डिटॉक्स की वजह से उसे इस बोरिंग काम में थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा था। उसका दिमाग इस तरह से काम करने लगा था कि अब वह न केवल कम डोपामाइन रिवॉर्ड एक्टिविटीज, संगीत को संतोषजनक ढंग से कर रहा था, बल्कि उसका पूरा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था। पहले जहां उसे हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, अब वह पहले से ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करने लगा था। एक दिन उसने खुद को एक और परीक्षा में डाल दिया। उसने पूरे दिन के लिए अपना फोन बंद कर दिया और एक किताब उठाकर पढ़ने बैठ गया। यह वही राघव था जिसने कभी नहीं सोचा था कि वह पूरा दिन बिना फोन के बिता सकता है, लेकिन इस परीक्षा के बाद उसे एक नई सोच के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। पहले जहां वह खालीपन में खोया हुआ महसूस करता था, अब उसे खुद की संगति अच्छी लगने लगी थी। उसे राइस की एक पंक्ति याद आई, डोपामाइन डिटॉक्स एक आत्म खोज की यात्रा है। ये पंक्ति अब उसे समझ में आ गई। उसने खुद को एक व्याकुलता मुक्त क्षण में पाया और ऐसा महसूस किया जैसे वह अपने जीवन को फिर से समझने और परिभाषित करने की कोशिश कर रहा था। राघव को धीरे धीरे एहसास हुआ कि डोपामाइन डिटॉक्स ने उसके जीवन में एक नया बदलाव लाया है, लेकिन उसे इस बदलाव को बनाए रखना था। उसने पुस्तक के अगले अध्याय पर ध्यान केंद्रित किया, दीर्घकालीन सफलता की रणनीति, म्यूरिएटिकम, संगीत, प्रभाव। निरंतर राघव ने खुद से पूछा कि मैं इस बदलाव को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बना सकता हूँ। उसने पुस्तक में पढ़ा कि दिनचर्या बनाना एक मजबूत नींव की तरह है जो हमारे लक्ष्यों का समर्थन करती है। उसने सोचा कि यदि उसके दैनिक जीवन में कुछ दिनचर्याएं हैं जो डोपामाइन डिटॉक्स को बनाए रखने में मदद करती हैं, तो वह लंबे समय तक केंद्रित और व्यस्त रह पाएगा। राघव ने सबसे पहले एक बुनियादी सुबह की दिनचर्या तैयार की। शुरुआती कुछ दिन उनके लिए थोड़े मुश्किल थे, क्योंकि उन्हें तुरंत सोशल मीडिया चेक करने की आदत थी, लेकिन वे खुद को याद दिलाते रहे कि यह एक नई शुरुआत है। ध्यान के बाद उन्होंने जर्नलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। हर सुबह वे अपने विचार, लक्ष्य और पिछली रात के अनुभव लिखते। यह उनके लिए आत्मचिंतन का एक तरीका बन गया। उन्होंने पाया कि जब वे अपने विचार लिखते हैं तो उनकी स्पष्टता बढ़ती है और उन्हें अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आसान लगता है। जर्नलिंग से उन्हें अपनी यात्रा को ट्रैक करने में भी मदद मिली। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में उनके अंदर एक नया अनुशासन विकसित हो रहा था। मिरिस ने कहा था कि दीर्घकालिक सफलता के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। राघव ने सोचा कि माइंडफुलनेस का मतलब केवल ध्यान करना ही नहीं है, बल्कि हर काम को ध्यान से और जागरूकता के साथ करना भी है। उन्होंने इस अवधारणा को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। अब वे हर बार खाना खाते समय ऐसा करते थे।
इसलिए वे धीरे धीरे और सावधानी से खाते थे ताकि वे हर निवाले का स्वाद महसूस कर सकें। इसी तरह जब वे कोई काम करते थे तो वे उसे पूरी जागरूकता के साथ करने की कोशिश करते थे, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यायाम हो या कोई और काम। उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने मन लगाकर काम किया तो उनका ध्यान बढ़ा और वे काम को संतोषजनक ढंग से कर पाए। संगीत अच्छे लक्ष्य पहले उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और फिर उन्हें प्राप्त न कर पाने की आदत थी। इससे उनका आत्मविश्वास भी कम हुआ और वे निराश महसूस करने लगे। अब उन्होंने रीस की सलाह मानी और छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने शुरू किए जो अच्छे थे। उन्होंने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करूंगा या आज मैं सिर्फ 20 मिनट व्यायाम करूंगा। इस तरह के छोटे छोटे लक्ष्य उन्हें हर दिन उपलब्धि का एहसास दिलाते थे, जिससे उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे बन रहा था। इन दिनचर्या के साथ साथ राघव ने अपने आसपास के वातावरण को भी समायोजित करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि उनके आसपास ऐसी कई चीजें थीं जो उनका ध्यान भटकाती थीं। इसलिए उन्होंने अपने कमरे को एक शांतिपूर्ण और ध्यान भटकाने वाली जगह बना दिया। उसने एक समर्पित कार्यस्थान बनाया। इस साधारण बदलाव से उसे बहुत मदद मिली, क्योंकि अब उसके पास एक विशिष्ट जगह थी जहां वह बिना किसी व्यवधान के ध्यान केंद्रित कर सकता था। राघव ने यह भी समझा कि किसी भी बदलाव को बनाए रखने के लिए स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक बार रूटीन बना लेना काफी नहीं है, लगातार उसका पालन करना और उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना महत्वपूर्ण है। शुरुआत में उसे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों तक तो उसने अपने लक्ष्यों और रूटीन को नजरअंदाज भी किया, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया कि वह एक दीर्घकालिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। उसे धीरे धीरे समझ में आया कि किसी भी आदत को बदलने या नई दिनचर्या विकसित करने में समय लगता है और इसके लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। राघव के लिए ये रूटीन और आदतें अब डोपामाइन डिटॉक्स का हिस्सा नहीं थीं। ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं। उसे बार बार मिरिस की यह पंक्ति याद आ रही थी, सच्ची सफलता एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जिसके लिए निरंतर पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। यह पंक्ति उसे हर दिन अपनी दिनचर्या और मननशील अभ्यास जारी रखने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन उसने देखा कि उसे अब सोशल मीडिया की जरूरत महसूस नहीं होती। जहां पहले वह दिन में कई बार नोटिफिकेशन चेक करता था, अब वह हफ्ते में 1 या 2 बार ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। उसने महसूस किया कि डोपामाइन डिटॉक्स उसे ऐसी जगह ले गया है जहां वह विनाश से मुक्त है और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है। अब राघव अपनी यात्रा में और आगे बढ़ना चाहता था और उसने फैसला किया कि वह इन रणनीतियों को और भी निखारेगा ताकि उसका आत्मनियंत्रण और अनुशासन और भी मजबूत हो सके। वह जानता था कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन उसने इस यात्रा को स्वीकार कर लिया था और वह इसके साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन वह निरंतर बने रहकर अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छूने के लिए दृढ़ थे। राघव ने अपनी डोपामाइन डिटॉक्स यात्रा पर कुछ समय बिताया था और अब उन्हें एहसास हुआ कि सड़क हमेशा आसान नहीं होती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। थाबो मिरिस ने इस विषय पर पुस्तक में जो कुछ लिखा था, उसे पढ़ने के बाद राघव को लगा कि वह उन बाधाओं को पहचानने में सक्षम है जो उसकी प्रगति को रोक सकती है। एक दिन जब राघव अपने कार्यस्थल पर बैठा था, पुरानी आदतें अचानक उसके दिमाग में लौटने लगीं। वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की इच्छा को रोक नहीं पा रहा था। उसके अंदर एक लालसा थी, क्योंकि वह अपना फोन उठाए बिना नहीं रह सकता था। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। राघव ने अपनी पत्रिका खोली और म्यूज द्वारा बताए गए पाठ के बारे में सोचना शुरू कर दिया। चुनौतियों और लालसाओं के सामने हार मान लेना आसान है, लेकिन उनसे निपटना भी महत्वपूर्ण है।
उसने सोचा कि रिस ने बताया था। उसने सांस लेने का व्यायाम किया और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि जिस लालसा का वह सामना कर रहा था, वह एक अस्थायी भावना थी और उसे इसे अनदेखा करने का तरीका खोजना चाहिए। इसके बाद उसने पुस्तक में बताए गए कुछ व्यावहारिक समाधानों को आजमाने का फैसला किया। मिस ने बताया था कि विनाश से बचने के लिए विकर्षणों की पहचान करना और उनके लिए वैकल्पिक गतिविधियों को तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। राघव ने अपने काम से छुट्टी ली और टहलने चला गया। बाहर की ताजी हवा ने उसे तरोताजा कर दिया और उसके दिमाग को स्पष्टता दी। कुछ देर टहलने के बाद उसने महसूस किया कि वह बहुत आराम महसूस कर रहा था और उसकी लालसा भी कम हो गई थी। इस घटना ने उसे एक नई सीख दी। राघव ने सोचा कि जब भी मैं खुद को प्रलोभनों का सामना करते हुए देखता हूँ, तो मुझे यह करना चाहिए। इसलिए मैं एक छोटा ब्रेक ले सकता हूँ और कुछ अन्य स्वस्थ गतिविधि कर सकता हूँ। उसने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। अब जब भी उसे सोशल मीडिया या अन्य विकर्षणों की लालसा होती, तो वह टहलने, किताब पढ़ने या कोई नई रेसिपी पकाने का फैसला करता। इस नए दृष्टिकोण ने उसे विकर्षणों से लड़ने की ताकत दी और उसे सक्रिय बनने में मदद की। लेकिन केवल लालसा ही नहीं, राघव को सामाजिक दबावों का भी सामना करना पड़ा। उसके दोस्त और परिवार अक्सर उसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और नई सामग्री बनाने के लिए कहने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का डिटॉक्स उसे सामाजिक मेल जोल से दूर कर देगा। यह सुनकर राघव थोड़ा चिंतित हो गया कि क्या उसे अपनी यात्रा छोड़कर अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना चाहिए। लेकिन ऋषि के पास इस विषय पर कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी थीं। राघव ने अपनी पत्रिका में लिखा, सामाजिक दबाव से बचने के लिए मुझे अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे। अगर मैं अपने दोस्तों से प्रभावित हो गया, तो मैं अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को खो दूंगा। उसने महसूस किया कि उसे अपनी प्रगति और अपने लक्ष्यों के बारे में आश्वस्त होना होगा। राघव अपने दोस्तों के साथ बातचीत शुरू करता है कि वह डोपामाइन डिटॉक्स क्यों कर रहा है और यह उसके लिए क्या करेगा। यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने लक्ष्यों के बारे में खुलकर बात करे और उन्हें बताए कि वह अपने मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद उसके दोस्तों ने उसे समझा और कुछ सहायक टिप्पणियां की। इससे उसे विश्वास हो गया कि यदि वह अपनी यात्रा के बारे में स्पष्ट है, तो वह दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, राघव को अपनी प्रगति दिखाई देने लगी, लेकिन एक दिन उसे फिर से एक झटका लगा। उसने एक दिन अपनी दिनचर्या से ब्रेक लिया और खुद को बिंज वॉचिंग में पाया। उस दिन उसके अंदर एक आग्रह पैदा हुआ और उसने एक नई वेब सीरीज देखनी शुरू कर दी। वह इतना तल्लीन हो गया कि उसने पूरा दिन कुछ नहीं किया। जब वह अगले दिन उठा, तो वह दोषी और निराश महसूस कर रहा था। लेकिन इस बार उसे रीस की सलाह याद आई कि असफलताएं सामान्य है। उसने खुद को कठोर रूप से आंकने के बजाय इस अनुभव से सीखने का फैसला किया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, इस घटना ने उसे यह भी सिखाया कि निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना ने उसे यह भी सिखाया कि जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण है। राघव ने अपने दोस्तों के साथ अपनी यात्रा साझा करने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा समूह बनाया जिसमें वह और उसके कुछ करीबी दोस्त एक दूसरे को अपनी प्रगति के बारे में अपडेट करते थे। इस समूह ने उसे अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने में मदद की और उसे किसी भी तरह की असफलताओं पर खुलकर चर्चा करने का मौका दिया। राघव ने यह भी सीखा कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। उसने जब भी कोई छोटा लक्ष्य हासिल किया, तो खुद को पुरस्कृत करने की आदत बना ली। चाहे वह एक अच्छी किताब हो, एक अच्छी फिल्म हो या खुद के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाना हो, इन पुरस्कारों ने उसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। इस तरह राघव ने अपनी यात्रा में चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के तरीके सीखे। उसने समझा कि आत्म सुधार एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें उतार चढ़ाव दोनों होंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखें और हर स्थिति से सीखने की कोशिश करें। संगीत मैरिसविले ने सोचा था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसे यकीन था कि वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। समय बीतने के साथ राघव ने अपनी डोपामाइन डिटॉक्स यात्रा में बहुत सारे बदलाव देखे। उसे अपनी उत्पादकता और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि महसूस हुई। अब वह सक्षम था। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों से बातचीत ने उनकी मानसिकता को और मजबूत किया। एक दिन जब राघव अपने दोस्तों के साथ बैठा और अपनी प्रगति साझा की, तो उसने देखा कि वे भी उसकी सफलता से प्रेरित हो रहे थे। इससे उसका हौसला और भी बढ़ गया। मैरी की किताब ने उसे सिखाया कि आत्म सुधार एक सतत यात्रा है, जिसमें चुनौतियों का सामना करना महत्वपूर्ण है। अब वह असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखता है। जैसे ही राघव ने अपने लक्ष्य हासिल किए, उसे एहसास हुआ कि असली संतुष्टि प्रक्रिया में है। अब वह अपनी यात्रा का आनंद ले रहा था, यह जानते हुए कि हर दिन एक नया अवसर है। इस यात्रा ने न केवल उसे मजबूत बनाया, बल्कि उसे एक नई पहचान भी दी। तो दोस्तों, यह थी आज के लिए हमारी किताब। आपको सारांश कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और सारांश को अंत तक सुनने के लिए